हेलो एंड वेलकम एवरीवन इन नीड्स गुरु क्लासेस। डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने आप बाउ प्रिंसिपल को समझा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे एक्सप्लेन करना है उस चीज पे हमने बात की। जब हम क्लास 10th में थे, मैंने पहले भी ये बात बोली है, उस समय जब इलेक्ट्रॉन की फीडिंग हो रही थी तब हम इलेक्ट्रॉन की फीडिंग किस में करते थे? ऑर्बिट में। और कौन सा रूल यूज कर रहे थे? तो बोरबरी स्कीम। बट क्लास 11th में एटॉमिक स्ट्रक्चर में जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम पढ़ाई कर रहे हैं ऑर्बिटल्स पे। और ये ऑर्बिट ऑर्बिटल क्या डिफरेंस है इनके बीच में, ये बात हम लोग पहले से क्लियर कर चुके हैं। इस समय जो इलेक्ट्रॉन की फीडिंग ऑर्बिटल्स में होती है उसमें दो इंपॉर्टेंट रूल्स आते थे, एक तो आप-बाउ प्रिंसिपल और एक आता था हंट्स रूल। इन दोनों को ही हमने डिटेल में सीखा। लास्ट क्लास में जब आप-बाउ प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी बातों को हमने जाना है, तो एक काम करते हैं बच्चों, थोड़ा सा उसको और ज्यादा आगे बढ़ाते हैं। तो आज जो टॉपिक आप सीखेंगे ये आप-बाउ प्रिंसिपल से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें आज हम एक्चुअल में सीखने के वाले हैं। तो आज हम सीखेंगे कि कोई जो सब्सटेंस है, सब्सटेंस लाइक एटम हो, आयंस हो, मॉलिक्यूल्स हो, कुछ भी हो, उनके मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके कलर नेचर के बारे में, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में आज उन पे पढ़ाई करनी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के या आपके एकेडमिक्स एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कंपलसरी पूछे ही जाते हैं। और ये 11th में नहीं, क्लास 12th में जाओगे तब भी ये हेल्प करेगा आपको। तो आ जाओ बच्चों, आज हम क्या सीखेंगे? तो हेडिंग में मैं डाल रहा हूं मैग्नेटिक एंड कलर नेचर, मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कलर प्रॉपर्टी। कलर प्रॉपर्टी, किसी भी सब्सटेंस का मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स या कलर प्रॉपर्टी जब डिफाइन करना हो तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट सा नोट लिखवा रहा हूं। इस नोट्स को ही आप दिमाग में रखेंगे, याद रखेंगे कि कब कोई सब्सटेंस मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स या कलर के प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करेगा। तो याद रखना बच्चों, इन एनी सब्सटेंस या एनी सब्सटेंस, सब्सटेंस में क्या हो सकता है? तो कुछ भी हो सकता है। हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या कॉन्सेप्ट है? आप सीखेंगे, आराम से सीखेंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, देन इट विल बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर। पैरामैग्नेटिक का दूसरा नाम ही होता है बच्चों मैग्नेटिक एक्टिव। पैरामैग्नेटिक का ही मतलब क्या हो गया? मैग्नेटिक एक्टिव। और अगर डायामैग्नेटिक बोले तो वो मैग्नेटिक इनएक्टिव। मैग्नेटिक कैरेक्टर दो पार्ट में है, पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक एक्टिव, और डायामैग्नेटिक, मैग्नेटिक इनएक्टिव सब्सटेंसेस। तो पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक इन नेचर and also shows color property, या also shows color property। ये कलरफुल रहेगा। कहने का मतलब समझिए कि किसी भी सब्सटेंस में, चाहे वो एटम हो, आयन हो, या मॉलिक्यूल हो, या कुछ भी हो, किसी भी सब्सटेंस में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, प्रेजेंट है, तो वो कलरफुल होगा और वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। बाई चांस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो आ गए, अब्सेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट मींस कि वो सब्सटेंस आपका डायमैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स का होगा एज वेल एज कलरलेस होगा। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस से आपका मैग्नेटिक नेचर और कलर कैरेक्टरिस्टिक्स को आप डिफाइन करते हैं। एक और बात जान लीजिए, हमको ये बात तो पता चल गया है कि भैया अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक एक्टिव है। अगर दो अलग अलग सब्सटेंस ले लिए जाए, दोनों मैग्नेटिक एक्टिव आ जाए, पर अब ये कैसे जस्टिफाई करेंगी किसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्गर है और किसका वीकर है? तो उस पर अगर बच्चों आपको बात करनी है तो आप एक और पॉइंट जान लीजिए। ये मान लीजिए नोट नंबर 1 है, ये नोट नंबर 2 है। मैग्नेटिक मोमेंट लाते हैं हम लोग, क्या लाते हैं? उसका मैग्नेटिक मोमेंट। और यही मैग्नेटिक मोमेंट उसका क्या है? मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है। जिसका मैग्नेटिक मोमेंट जितना ज्यादा आएगा उसका समय लेना मैग्नेटिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। तो दो अलग अलग सब्सटेंसेस में आप कंपेयर कर पाएंगे। और उसको निकालने का बच्चे एक छोटा सा फॉर्मूला आप याद रखना, रूट में n इंटू n प्लस 2, यूनिट क्या होता है? तो बोर मैग्नेटॉन। यूनिट क्या है? बोर मैग्नेटॉन। यहां पर n की वैल्यू याद रखिएगा, n मतलब है बच्चों नंबर ऑफ unpaired electron, n is nothing but this is the number of
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। वेरी इजी। एक चीज और समझिए, अगर n की वैल्यू ज्यादा हुई, n की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, दैट मीन्स आप डायरेक्टली समझ रहे हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट भी इंक्रीज कर रहा है। तो एक लाइन में अगर मैं एक बात और बोलूं कि अगर मुझे दो डिफरेंट सब्सटेंसेस के मैग्नेटिक मोमेंट का कंपैरिजन करना होगा, तो डायरेक्टली मैं बिना फॉर्मूला लगाए भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करके कर सकता हूं। कैसे? तो जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की क्या रहेगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश मत पढ़ देना, हालांकि यूपी मतलब उत्तर प्रदेश ही होता है, बट यहां पर हमारे लिए क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो एनी सब्सटेंस कंटेनिंग मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसके पास मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? म्यू की वैल्यू क्या होगी? उतनी हाई होगी, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ उतना पावरफुल रहेगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लो बच्चों, जो स्टेबिलिटी होता है वो भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। स्टेबिलिटी भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने Fe+2 और Fe+3 दो डिफरेंट आयंस दे दिए, और मैं कंसीडर करने बोल रहा हूं कि विच इज मोर स्टेबल। तो आप बस एक काम कीजिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंसीडर कीजिए, जिसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी रेंज भी उतनी ज्यादा होगी, उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी उतना ज्यादा आएगा। तो दीज आर द सम कॉन्सेप्ट जो किससे रिलेट कर रहे हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। अब बच्चों इसको हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो याद रखिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से 3 से 4 इंफॉर्मेशन मिला। पहला पैरामैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा कलरफुल नेचर, थर्ड मैग्नेटिक मोमेंट की जो कैलकुलेटेड वैल्यू लानी है वो भी कहां से आएगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से आएगा। ठीक है, और स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से रिलेट कर सकते हैं। चलो इसको हम लोग क्वेश्चन में समझने का प्रयास करते हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट वीट में आप समझ लीजिए कि कम से कम अभी तक 10 से ज्यादा बार इसके सवाल पूछे गए होंगे जेईई और नीट की एग्जाम्स में, तो बहुत हेल्पफुल रहेगा और क्लास 12 में भी इंपॉर्टेंस रोल प्ले करेगा। चलो बच्चों, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने दे दिया है Ti+2, Ti जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 22, टाइटेनियम। इससे पूछा गया है कि ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, कलरफुल है कि कलरलेस है। तो आपको सबसे पहले Ti+2 के सॉल्व करने से पहले तो टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेना पड़ेगा, और उसके लिए किसका यूज करेंगे हम लोग? अबाउ स्कीम का। टाइटेनियम का कैसे होता था? तो बच्चों हमने सीखा था लास्ट क्लास में, Ar, इसका एटॉमिक नंबर है 22, तो Ar4s2 18 to 20, और लास्ट में क्या आ जाएगा? 3d2। बट हमें क्या चाहिए बच्चों? हमें चाहिए Ti+2। हमें क्या चाहिए? Ti+2। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? Ar4s2 3d0। क्लियर हुई बात है? आउटर मोस्ट शेल से आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, पर बच्चों ये गलत है। यही बात तो आपको सीखनी है कि भैया ये आउटर मोस्ट शेल नहीं है, जो बाहर लिखा है वो आउटर मोस्ट जरूर नहीं है। आप ध्यान दो, ये न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल, और ये है फोर्थ शेल। बात समझना, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है, और ये फोर्थ शेल है। फोर्थ शेल आउटर मोस्ट शेल है, और यहां पर फोर्थ कौन है? 4s है, ना कि 3d है। 3d किस शेल का मेंबर हुआ? 3d थर्ड शेल का मेंबर हुआ, और जब तक फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन है आप थर्ड शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कर सकते। इसलिए बहुत बार बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाता है, 4s2 3d0, आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन पहले निकाल रहे हैं, बस वो लिखा बाद में गया है। एग्जैक्टली वो आउटर मोस्ट शेल नहीं है, आउटर मोस्ट शेल बच्चों 4s है। तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा? हमको कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। कहां से रिमूव होंगे? 4s से रिमूव होंगे। और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, 2 के 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, मतलब 4s तो डिस्ट्रॉय हो गया, केवल क्या बचा? 3d2। मतलब आपको अब पता चला कि d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन फीड करने हैं? 2। हंस रूल को ओबे करेंगे कि पेयरिंग तब तक मत करना जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन सब जगह ना पहुंच जाए। तो प्यारे बच्चों आप बताओ, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस बार कितने आए? तो वो आ गए 2। और जैसे ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया, आप इमीडिएटली समझ गए, अगर मैं इसके मैग्नेटिक नेचर या मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करूं तो ये कैसा निकला? पैरामैग्नेटिक। ये कैसा निकला? पैरामैग्नेटिक। मैं अगर इसके कलर प्रॉपर्टी पे बात करूं
कलर प्रॉपर्टी। तो इसकी कलर प्रॉपर्टी कैसी है, कलरफुल आया कि कलरलेस आया, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच्चों प्रेजेंट है, और जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो सब्सटेंस अपने आप में क्या है, कलरफुल है। ठीक है। सिमिलरली अगर आपसे मैग्नेटिक मोमेंट म्यू की वैल्यू लाने बोल दे तो उसके लिए भी आपने फॉर्मूला लिख रखा है, रूट में n इंटू एन प्लस टू, एन की जगह पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो कितना है बच्चों 2 आया है, तो दिस इज 2 इंटू 2 प्लस 2 कितना हो गया, रूट में 2 इंटू 4 क्या आया, रूट 8। रूट 9 की वैल्यू 3 होती है, तो रूट 8 की वैल्यू 3 से थोड़ी कम, दैट मीन्स 2.85 क्या अप्रोक्सीमेटली ले लिया, यूनिट क्या हो जाएगा, बोर मैग्नेटॉन। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी आयंस में या सब्सटेंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस के अकॉर्डिंग उसके मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके कलर कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू जस्टिफाई कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात और कि हमेशा इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से निकालना, मतलब 4s से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 3d से नहीं निकलेगा। तो दिस कॉन्फ़िगरेशन इज रॉन्ग एंड दिस इज द राइट कॉन्फ़िगरेशन। इस छोटी सी बात का भी ध्यान रखना। एक दो सवाल और बनाते हैं बच्चों, ठीक है, बड़ा प्यारा सा टॉपिक है और बहुत सारे सवाल इससे पूछे जाते हैं। क्लास 12 में भी आप लोग डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे, तो वहां भी काफी हेल्पफुल रहेगा। एज वेल एज 11th के केमिकल बॉन्डिंग में भी आपको देखने मिलेगा ही मिलेगा। तो बहुत वर्सेटाइल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं बच्चों। मान लीजिए हमसे बोल दिया है CO+3, कोबाल्ट +3 दिया है, इसका आपको सारा कैरेक्टरिस्टिक्स लाना है। एज वेल एज एक एग्जांपल और दे दिया मैंने Na+2। चलो मैं काम करना शुरू करता हूं। पहले कोबाल्ट, चाहे कोबाल्ट हो या कोबाल्ट आयन हो, आपको पता है कभी भी आयंस बनते हैं बच्चों केवल इलेक्ट्रॉन का नंबर डिफर करता है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, कुछ भी चेंज मत करना। तो पहले एटॉमिक नंबर कोबाल्ट का 27 था, अभी कोबाल्ट आयन बनने के बाद भी एटॉमिक नंबर कितना रहने वाला है, 27 ही रहने वाला है। आप 24 मत बोल देना, 24 बेटा क्रोमियम का नाम है। 24 किसका नेम है, क्रोमियम। इसको आप क्रोमियम बुलाते हैं क्या, नहीं। दिस इज अगेन नोन एज कोबाल्ट आयन। तो कोबाल्ट बोल रहे हो मतलब एटॉमिक नंबर अभी भी 27 है। तो अब ध्यान से देखो, पहले तो आप कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, 27 है तो Ar क्या हो जाता है, 4s2 3d7। हमें क्या करना है, कोबाल्ट +3 करना है, कोबाल्ट +3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले आउटर मोस्ट शेल मींस 4s से रिलीज होंगे और 1 इलेक्ट्रॉन 3d से रिलीज करना पड़ेगा। टोटल 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए और ये फाइनली क्या बचा, 3d6। अब बच्चों d ऑर्बिटल को बनाइए, सॉरी d को बनाइए जिसमें 5 डिफरेंट ऑर्बिटल्स रहेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन फीड करने हैं, 6। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इस बार कितने आ गए, n की वैल्यू कितनी आ गई, तो आपको साफ साफ दिख रहा है 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो पेयर्ड नहीं है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर 4। जैसे ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए बच्चों, इमीडिएटली आप पकड़ लिए कि ये कैसे नेचर का है, तो ये पैरामैग्नेटिक नेचर का है। ये कलरफुल है कि कलरलेस है, तो प्यारे बच्चों ये क्या निकला, कलरफुल निकला। इसके मैग्नेटिक मोमेंट का अगर मैं स्ट्रेंथ लाने बोलूं तो आप रूट में n इंटू एन प्लस 2 का फॉर्मूला पुट कीजिए, n की जगह पे 4 इंटू 4 प्लस 2 मीन्स रूट में 4 इंटू 6 कितना आ गया, रूट 24, जिसकी वैल्यू रूट 25 के पास है, दैट मीन्स 4.85 बोर मैग्नेटॉन अप्रोक्सीमेटली आंसर आ गया। तो बहुत आसान है। Ni+2 का बोल दिया है, एटॉमिक नंबर कितना लेना, 28। पहले आप निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो बच्चों, तो 4s2 3d8, 18 to 20, 20 and 8 28 हो गया। आपको निकिल नहीं चाहिए, आपको चाहिए निकिल +2। क्या चाहिए, निकिल +2। तो अब क्या करना पड़ेगा, निकिल +2 बोलने से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, और वो इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव होंगे, 4s से, बिकॉज दिस इज द आउटर मोस्ट शेल। इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट शेल से रिमूव करना। तो यहां क्या बचा, Ar 4s से 2 इलेक्ट्रॉन है और हमको 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, मतलब 4s पूरी तरह से गया, केवल क्या बचा, 3d8 बचा। तो d में आप कितने इलेक्ट्रॉन इस बार फीड कर रहे हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन बच्चों फीड करना है, हंट्स लॉ को, हंट्स रूल को यूज करते हुए। 8 इलेक्ट्रॉन मींस पहले एक इलेक्ट्रॉन भरा, देन पेयरिंग स्टार्ट किया, 8 इलेक्ट्रॉन्स हुए, बट इस बार भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो हमको मिल ही गए। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी आई प्यारे बच्चों, 2 आई। जैसे ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिला
हम इमीडिएटली बात समझ गए कि भैया ये कैसा निकला, तो पैरामैग्नेटिक निकला, मैग्नेटिक एक्टिव निकला, कलरफुल नेचर का निकला। अब कलर क्या आएगा वो चीज बात की बात है, फिलहाल के लिए अपने को इतना ही जानना है कि कलरफुल है कि कलरलेस है। एज वेल एज मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू भी हम आराम से अब ला सकते हैं, दैट इज 2 × 2 + 2। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपको मिलेगा 2 × 4 √8, जिसकी वैल्यू आपने अभी अभी कंसिडर की थी अप्रोक्सीमेटली 2.845 बोर मैग्नेटॉन। तो इस तरीके से आप किसी भी सब्सटेंस का आराम से पैरामैग्नेटिक नेचर, कलर नेचर, ये सारी बातें आप लोग ला सकते हैं बच्चों। चलिए एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं बच्चों, जो 2019 IIT एडवांस में पूछा है। एडवांस में क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए आया था। ये क्वेश्चन आपसे कंपेयर करने बोला गया था, ऑर्डर बताना है किसका, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ का, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का ऑर्डर बताना था। ओके अच्छा, मैंने इसको मिटा दिया। अगर मैं CO+3 और Ni+2 की स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करने आपसे बोलता, तो आपने देखा CO+3 में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आए थे और Ni+2 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आए थे। तो अगर मैं कंपेयर करने बोलूं विच इज मोर स्टेबल, तो आप समझ गए जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है बच्चों, वो ज्यादा स्टेबल प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बड़े सारे इंफॉर्मेशन मिलते जाते हैं हम लोग को। क्या पूछा गया था एडवांस में, IIT एडवांस 2019 में ये आया हुआ क्वेश्चन है कि Sc+3, Ti+2, Ti+3, V+3, इन चारों में आप लोग को मैग्नेटिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कंसीडर करना है। बात समझिएगा, मैग्नेटिक मोमेंट का ऑर्डर लाना है। तो चलिए बड़े आराम से बनेगा, बहुत प्यारा, बहुत इजी क्वेश्चन। 4 ऑप्शन दिए थे, इन्हीं के ऑर्डर को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके, किसी को पहले किसी को बाद में लिखा था, आराम से बन सकता था। एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। आप बड़े प्यार से देखिए भैया, बात कर रहे हैं किसकी, स्कैंडियम की। स्कैंडियम का एक्चुअल में क्या होता है, Ar4s2 3d1, बट हमें स्कैंडियम पे बात नहीं करनी है, हमें बात करनी है स्कैंडियम+3 की। दैट मींस कि इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो 4s से रिमूव होंगे और 1 इलेक्ट्रॉन 3d से रिमूव होगा, मतलब स्कैंडियम Sc+3 क्या आया, Ar आया, एक नोबल गैस स्ट्रक्चर आया। और आपको पता है नोबल गैस का ऑक्टेट कंप्लीटली फील्ड रहता है, इसका मतलब कि इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। Sc+3 में नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आया। दैट्स वाई इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ गया, 0। और नेचर कैसा आया, तो नेचर आ गया डायामैग्नेटिक, बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए नहीं ना। कलर भी कलरफुल होगा कि कलरलेस होगा, तो बच्चों कलरलेस होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, ठीक है। तो डायामैग्नेटिक, कलरलेस एंड मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 0। सिमिलरली बच्चों आगे क्या दिया है, Ti+2। Ti का आप सबको पता है एटॉमिक नंबर होता है 22। चलिए ध्यान दीजिएगा, Ti का पहले कीजिए, Ar4s2 3d2, पर हमें Ti नहीं चाहिए, हमें Ti+2 चाहिए। तो ये हो जाएगा Ar4s के तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, 3d2। तो बच्चों इस बार आप देख पा रहे हैं कि इस दफा D में कितने इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। n की वैल्यू जैसे ही 2 आ गई, आप रहने दीजिए, यहां से आपको बस मैग्नेटिक मोमेंट का ऑर्डर लाना है, हम लोग को केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल के छोड़ देना है। फिलहाल के लिए बताइए कलरफुल होगा कि कलरलेस होगा, बिल्कुल सही, कलरफुल है और मैग्नेटिक एक्टिव है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। और क्या पूछा है इसमें, Ti+3, तो Ti+3 भी Ti से पहले जाएगा, क्या हो गया, Ar4s2 3d2। यहां पर आप समझिए जब Ti+3 करेंगे आप, तो आपको ये बात सीधे सीधे समझ में आया कि 4s से तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, पर करने कितने हैं, 3। दैट मींस कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा 3d से रिमूव होगा और फाइनली कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगा, 3d1। तो इस बार आप समझ पा रहे हैं कि यहां पर केवल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिला, केवल कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिला, 1, यहां 2 मिल रहा है। और अगर मुझसे बात किया गया था V+3, वेनेडियम+3 का, वेनेडियम का एटॉमिक नंबर बच्चों 23 होना है, मतलब Ar4s2 3d3 आता वेनेडियम का, बट हमें V+3 लाना है। क्या लाना है, V+3।
3 लाना है। तो जब V+3 लाना है तो आप इस बार भी समझ गए कि दिस इज AR। 4s से 2 इलेक्ट्रॉन गए, हमें निकालने कितने, अच्छा ये V+2 ही रहा होगा, एक मिनट इसको V+2 कर दीजिए, ठीक है। तो यहां से आप समझ गए 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन तो चले गए और 3d में 3 बच गया। दैट मीन्स कि इस बार d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हमारे अनपेयर्ड बच रहे हैं, तो वो बच रहे हैं 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू कितनी है 3। और आप साफ साफ समझ पा रहे हैं कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 0, यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 0, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ पर 3 है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसके पास जितने ज्यादा होते हैं उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक मोमेंट, स्टेबिलिटी भी उतना ज्यादा होता है। तो आपसे पूछा गया था ऑर्डर क्या आएगा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ का, मैग्नेटिक मोमेंट का, तो सबसे कम किसका होगा बच्चों Sc+3। उसके तुरंत बाद कौन आ जाएगा 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ Ti+3, देन 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ Ti+2 और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ V+2 सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट रखने वाला होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का। इसके थ्रू पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, कलर नेचर, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, इन सारी बातों को हम लोग जान पाए, समझ पाए। स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी बच्चों अगर आपसे पूछ देता इन चारों के बीच में तो यही ऑर्डर आता। तो ये था एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट, इसको एक अच्छे से नोट्स बनाइए बच्चों। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव अ वेरी नाइस डे।